अवेलेबल? आप सुनाई दे रहा है? ठीक है, चलो हो गया तो ओके। अंग्रेजों ने इंडिया में आने के बाद जब वर्ल्ड वॉर वन चालू हुआ तो क्या शुरू किया? इनकम टैक्स चालू कर दिया। इंडियंस को जो पहले लगान देने पड़ते, जमींदारी, माहलवारी, रैयतवारी, वो सब टैक्स तो देने ही है, उसमें कुछ कमी नहीं हुई। एक इनकम टैक्स नया ऐड हो गया। उसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज थी, कस्टम ड्यूटीज मतलब अंग्रेजों ने इतने पिछले कुछ 20, 40, 50 सालों में इंडियंस को आदत लगवा दी थी विदेशी चीज इस्तेमाल करने की। और जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तो विदेश से आने वाली जो चीजें थी उन चीजों पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। मतलब जब बाहर से कोई चीज इंडिया में आएगी, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कपड़े का, अगर 1 मीटर का कपड़ा आएगा तो वो कपड़े पे पहले 2% की कस्टम ड्यूटी। मतलब अगर 100 रुपए का है तो आपको 2 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इंडिया में लाने के लिए। लेकिन वो ड्यूटी बढ़ा के अंग्रेजों ने 50% तक कर दी। मतलब 100 रुपए का कपड़ा आ रहा है तो 50 रुपए तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से चीजें बहुत महंगी हो गई। Oh, Zoom. We are not going to use Zoom. By the way, Zoom is not a Chinese app. It has its servers in China. हाँ, सिक्योरिटी की वजह से हम जूम ऐप नहीं कर रहे। होप सो आई थिंक इंडिया में तुरंत इंडिया मेड ऐसा कॉन्फ्रेंसिंग ऐप आ जाएगा, तब हम वो इंडिया का ऐप यूज कर रहे हैं। पॉसिबली नमस्ते नाम का ऐप है जो जिसने सबमिट किया गवर्नमेंट को कि हम रेडी है, गवर्नमेंट टेस्ट करने वाली है उसका, तो पता चल जाएगा। तो अभी हम जो चल रहा है वो तो कर ले। तो एक तो इनकम टैक्स लागू लागू कर दिया गया है। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। उसके अलावा इंडिया में जितना खाना था, जितना अनाज हम लोग उगाते थे, तो ज्यादातर अनाज कहाँ चला गया? सोल्जर्स को। इंडियन सोल्जर्स तो थे ही वहां पे, लेकिन जितने भी ब्रिटिश साइड्स के लोग सोल्जर्स लड़ रहे थे उनको खाना पहुंचा दिया गया। तो हमारे देश में खाने की कमी हो गई एंड लेस सप्लाई, इट मीन्स मोर प्राइसेस। तो यहाँ पे अनाज की कीमतें बढ़ गई। उसके अलावा लोग भूखमरी से मरने लगे, सूखा आया, सूखे में और खाना कम, लोग मरने लगे। क्योंकि लोग मरने लगे, डेड बॉडीज बहुत ज्यादा हो गई थी, तो और दूसरी बीमारी ने इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। आज जब इतने लाखों लोग मर रहे थे तो अंग्रेज लोग उस पे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर रही थी, इसलिए अंग्रेज से पूरी तरह नाराज हो चुके थे। ऐसी सिचुएशन में गांधी जी आ गया है और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ना स्टार्ट किया। तो गांधी जी इंडिया में कब आए? जनवरी 1915। साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया में आए जनवरी 1915। और कैसे आए? कामयाब स्टोरी, एक सक्सेस स्टोरी लेके आए। अंग्रेजों के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था और वो प्रोटेस्ट कामयाब रहा था। तो गांधी जी इंडिया में आए तो अपने साथ एक पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब क्या? आप पहले तो इसका बाइफरकेट कर लेते। सत्य मीन्स बताइए, सच्चाई। आग्रह मीन्स इनसे जोर देके कोई चीज बोलना। सत्याग्रह मतलब सच्चाई को इंसिस्ट करके बोलना, नो दिस इज राइट, दिस इज गुड थिंग। तो यही काम गांधी जी ने करते थे, ब्रिटिशों को बताना था कि तुम लोग गलत कर रहे हो, सच क्या है वो भी बताना था। लेकिन सत्याग्रह करते समय, सच्चाई का साइड लेते समय किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं करना। वायलेंस से आपकी लड़ाई कमजोर होती है। अगर आप वायलेंस करोगे तो अगली पार्टी भी वायलेंस करेगी, और वायलेंस से आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। अंग्रेजों को लड़के नहीं हम इंडिया से भगा सकते, वो बहुत ताकतवर है, उनको सत्याग्रह से ही भगाया जा सकता था। एक सत्याग्रही क्या करता है? सत्याग्रही एक अत्याचारी को ये देखने पे मजबूर करता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। उसके अत्याचारी के अंदर की अंतरात्मा को अपील करता है, उसके अंतरात्मा को जागृत करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी वायलेंस नहीं करता। एक सत्याग्रही कभी गाली गलौज नहीं करता, कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचता। सत्याग्रही कहीं कभी कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता। सत्याग्रह बाय द वे अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी इस पर फुल वीडियो बना लेंगे। चलो, गांधी जी जब भारत में आए तो गांधी जी ने सत्याग्रह का इंडिया में ट्रायल किया। हम ऐसा बोल सकते, ट्रायल नहीं किया उन्होंने तो सत्याग्रह किए। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। 3 छोटे रीजनल लेवल के सत्याग्रह किए। सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह किया चंपारण में। चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी? चंपारण में अंग्रेज लोग, बिहार, चंपारण बिहार में पड़ता है, उस समय भी और आज भी, वहां के चंपारण के फार्मर्स पे जबरदस्ती की कि आप सिर्फ इंडिगो। इंडिगो क्या थी? इंडिगो एक ऐसा क्रॉप था जिससे ब्लू कलर बनता था और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता था। चलो, इंडियन फार्मर्स उगा भी लेंगे, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम ये थी कि इसको बेस्ट लैंड चाहिए, और ये आपकी लैंड की पूरी फर्टिलिटी ले लेता है। दूसरी बात, अंग्रेज लोग इसके लिए बहुत कम पैसा दे रहे थे। क्यों कम पैसा दे रहे थे? मतलब जर्मनी में इंडिगो का आर्टिफिशियल सब्सटेंस अवेलेबल हो गया था, तो दुनिया में इंडिगो की डिमांड कम हो गई थी, इसलिए अंग्रेजों ने भी पैसा देना कम कर दिया था। लेकिन इंडियंस पे जबरदस्ती की जाती थी कि इंडिगो उगाओ। तो इंडिगो के किसान गांधी जी के पास आए, गांधी जी से हेल्प मांगे, गांधी जी ने हेल्प किया। गांधी जी ने
गांधी जी चंपारण गए, वहाँ पे उन्होंने कलेक्टर को एप्लीकेशन दिया कि ये चीज़ गलत है। कलेक्टर नहीं माना तो वो लोग धरने पे बैठ गए। गांधी जी का सपोर्ट बढ़ता चला गया, धरना बड़ा होता चला गया। अल्टीमेटली गांधी जी को जेल में डाल दिया। जेल में उन्होंने बहुत कोर्ट केस चला, कोर्ट में भी बहुत अच्छा उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट किया। कुछ बड़े-बड़े लोग भी गांधी तो बहुत बोलेंगे उसपे तमाशा हो गया था। उसके लिए वहाँ का चंपारण का कलेक्टर प्रेशर में आ गया और उन्होंने नया लॉ बनाया जिससे कि अब इंडिगो कल्टीवेशन को ऑप्शनल कर दिया गया। तो वहाँ पे चंपारण में जीत हो गई। दूसरी फिर खेड़ा, गुजरात राज्य के एक खेड़ा एक गाँव है गुजरात में, अहमदाबाद के पास ही पड़ता है ये। खेड़े में सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, प्लेग एपिडेमिक। प्लेग मतलब उस समय जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, उस समय वो प्लेग आया। इलाज बहुत आसान नहीं था, लोग मर रहे थे और अनाज की कमी थी, बारिश नहीं हुई थी तो अंग्रेज इंडियंस को लगान देना था, अंग्रेजों को टैक्स देना था। और खेड़ा के फार्मर्स इस फाइनेंशियली इस कंडीशन में थे ही नहीं कि उनको टैक्स दे, तो उन्होंने टैक्स नहीं दे पाए, तो अंग्रेजों ने उनकी जमीन कर ली थी, कॉन्फिस्केट कर ली थी। तो इन लोगों ने गांधी जी से हेल्प मांगी। ऑलरेडी सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ ऐसे बड़े नेता ऑलरेडी वहां पे लड़ रहे थे, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। और गांधी सत्याग्रह के बाद वहां पे भी गांधी जी ने लड़ाई लड़ी और हो गया कि करंट ईयर का और अगले साल का टैक्स लगान माफ कर दिया गया। जिन लोगों की जमीनें जब्त कर ली गई थी उनको किसानों को जमीनें लौटा दी गई। उसके पड़ोसी जिले अहमदाबाद में वहां पे कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैक्ट्री ओनर्स के बीच में प्रॉब्लम आ गया। अगले साल ये कब हुआ? मैं 1916, 17, 18 चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद की तरफ आ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो। कहाँ था मैं? हाँ, अहमदाबाद में पहुंच गए थे हम लोग। हाँ, तो अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ज्यादा पगार मांग रहे थे, अपनी पगार बढ़ाकर मूवमेंट कर रहे थे। और वो बोल रहे थे जितनी पगार हमको मिलती है उसके 50% बढ़े, मतलब अगर 100 रुपए पगार है। एक मिनट आकाश, रुक जा भाई, थोड़ा थोड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। रोल एक्ट आने के पहले तेरा जवाब दूंगा। हाँ, इंडस्ट्री ओनर्स बोल रहे थे मैं सिर्फ हम लोग सिर्फ 20% बढ़ाएंगे, वर्कर्स 50% मांग रहे थे। तो गांधी जी बीच में आए। गांधी जी जैसे भी हो, थे तो एक गुजराती व्यापारी, गुजराती मतलब फेमस है व्यापार के लिए। गांधी जी भी बनिया ही थे, व्यापारी कास्ट की थे मोस्टली। उन्होंने सोल्यूशन दिया, तुम कितना देना चाहते हो माल इंडस्ट्री के फैक्ट्री ओनर्स? 20%। तुम कितना मांग रहे हो? 20 और 30, बीच में 30% का गैप है। एक काम करो, कम कर दो। 50 में से 15 कम किया तो 35 ना तुम्हारी ना तुम्हारी दोनों मिला के 35% में लेके मांडवली कर लो। सो दिस इज हाउ अहमदाबाद का मिल वर्कर का सत्याग्रह भी सेटल हो गया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के में आने के बाद 3 एक्सपेरिमेंट्स किए, चंपारण, खेड़ा, सत्याग्रह, और तीनों मूवमेंट सत्याग्रह कामयाब हुए। अब गांधी जी की नजर थी कुछ तूफानी करते, कुछ बड़ा नेशनल लेवल का करते, और जल्दी उनको अपॉर्चुनिटी मिली। तब तक उसके पहले आकाश का सवाल क्या था देख लेते। आकाश यार, सवाल गायब हो गया था। कहाँ क्या था? कितना? हाउ मेनी पीपल टाइप्ड? अच्छा, वेदांति, why such a brave people who died in Jallianwala Bagh was unable to protect themselves from British? इतना brave की बात कहाँ से? Sir, what you think violation or non-violation at that time? What you think violation or non-violation at this time? आकाश, क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा. What are you actually want to ask? वेदांति asked, जालियनवाला बाग के लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्या प्रोटेस्ट करेगी जब सामने एक पूरी वॉल कंपाउंड है, सिर्फ एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है, वहां पे भी पुलिस वाले बंदूकें लेके खड़े हुए हैं और वो गांधी जी के सपोर्टर है, नॉन वायलेंट पीपल है। और और ये कोई सोच भी नहीं सकता कि पुलिस वाला आएगा, बंदूकें लेके घेर लेंगे और सीधा बिना वार्निंग दिए गोलीबारी शुरू कर देगा। लोग तो ये समझिए ये बोलेगा वार्न कर रहा हूँ, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चले जाओ, रास्ता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया। सीधा आके अंधाधुंध उसने मारने ही आया था जनरल डायर, उसने कोई चांस ही नहीं दिया। चलने लगी। इतने बहादुर तो हॉलीवुड के हीरो ही हो सकते हैं, जब बंदूक चल रही है दौड़ते, वो जो हो रहा था वो सब नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटीज के तहत ही हुआ है वो। एनसीईआरटी बुक। ये यार डांट पट यार दूसरों को। इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसकर देखते ना, वो डायरी के आने वाले। पहले हम रॉलेट पे आते हैं। रॉलेट क्या था? देखो, जब अंग्रेजों ने, बट नॉन वायलेंस ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो नॉन वायलेंस इंपॉर्टेंट है, पर करेगा कौन? गांधी जी के सपोर्ट ही नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करेंगे। गांधी जी अंग्रेजों पे तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना कि आप भी नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करो। वो तो वायलेंस करेंगे, उनको कैसा रोका जाएगा? अच्छा, it is surprising that after Jallianwala Bagh, Indian didn't cried for war. They should didn't cried for war. देखो, ये हमारी आइडियाज है, हमारी सोच है। निशांत, आई एम आंसरिंग यू।
आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। आँख के बदले आँख लोगे, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और उस समय ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे शक्तिशाली एम्पायर था, उससे हम लड़ के नहीं जीत सकते थे। कैसे लड़ेगी? क्या आर्मी थी हमारे पास? ब्रिटिश एम्पायर के पास पूरी दुनिया में उसके आर्मीज़ थी। वो अपने आस-पास के 2-4 देशों की आर्मीज़ भी अगर इंडिया में डाइवर्ट कर देता, हमारे पास खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी। डिड वी हैव अ ऑर्गेनाइज्ड आर्मी? हमें वेपन्स कहीं और से मिल सकते थे? नहीं मिल सकते थे। उस समय अंग्रेजों के साथ सत्याग्रह ही एक सॉल्यूशन था। ऑफ कोर्स उस समय हमारे पास जिस हम हिंसा की बात करें, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी बहुत क्लीन माइंडेड पीपल थे। लेकिन आज़ादी में इन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन हम क्रेडिट पूरा इन लोगों को रिवॉल्यूशनरीज़ को नहीं दे सकते। खैर ये पर्सनल व्यूज़ है हमारे कि वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। खैर थोड़ा अब ये अगर रेगुलर क्लास होता तो मैं ज़्यादा एग्ज़ाम्पल दे पाता था, लेकिन लाइव क्लास है, ये रिकॉर्ड रहने वाला है, इसका तो मुझे संभल के बोलना पड़ेगा। पर्सनली मैं तुम्हें समझा दूँगा वायलेंस कैसे खतरनाक हो सकता है, पर यहाँ पे थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। 1857 रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट। तो 1857 रिवोल्ट में क्या प्रॉब्लम थी? 1857 का रिवोल्ट पूरे इंडिया में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि हमारे पास उसका स्ट्रक्चर नहीं था। अब स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने की वजह से ही हमारे फॉर एग्जाम्पल मंगल पांडे ने समय से पहले ही अपने कमांडर पे गोली चला दी। वॉज ही विलेन? नो, ही वॉज नॉट अ विलेन। लेकिन गलती तो हुई। मतलब कुछ दिनों बाद हम प्लान किए थे कि इस दिन हम पूरे एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का लैक ऑफ कंट्रोल था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। एक बंदे ने समय से पहले ही एक्ट कर दिया। अंग्रेजों को समझने में देर नहीं लगी, कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी है। इससे पहले कि हम अटैक करते, दे केम इन देयर डिफेंस। तो क्योंकि बड़ी वॉर के लिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए। इंडिया में ऐसा कोई फोर्स था ही नहीं जो ऑर्गेनाइज या कोऑर्डिनेट कर सके उस समय। ये वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिस्कशन नाउ दैट विल डू रेगुलर स्कूल। जब हम स्कूल में आएंगे ना तब हम डिस्कस करेंगे इस पे। अभी फोकस करते हैं रौलट एक्ट। अब रौलट एक्ट क्या था? अंग्रेजों ने बोले थे वर्ल्ड वॉर में कि इंडियंस आप हमारा हेल्प करो, आप हमको वॉर में कोऑपरेट करो, फिर जब वॉर खत्म हो जाएगा हम आपको ये पावर्स देंगे, वो पावर्स देंगे, ये गवर्नमेंट बनाएंगे, वो असेंबली बनाएंगे। ये ऐसा अंग्रेजों ने कुछ भी प्रॉमिस नहीं पूरा किया, सारे प्रोमिस तोड़ने लगे। इसलिए इंडियंस के दिल में भी अंग्रेजों ने कि उन्होंने एक नया लॉ बनाया, उसका नाम था रौलट एक्ट। जब ये रौलट एक्ट वहां की प्रोविंशियल असेंबली में पास हो रहा था, उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। इंडियन मेंबर्स ने जोरदार अपोज किए कि ये लॉ गलत है, ये लॉ नहीं बनना चाहिए। लेकिन इंडियन मेंबर्स की अपोजिशन को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दिया गया और इस लॉ को पास किया गया। और इस लॉ में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बहुत गलत थी, जो कि नहीं हो सकती। स्लो ग्रेजुअली इन सिटीज देन विलेजेस। ओके स्निग्धा, विल कम टू योर क्वेश्चन आल्सो। तो उसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव रौलट मूवमेंट का यही था कि इंडियंस जो एक्टिविटी कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको कंटेन किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए अगर किसी भी इंडियन के ऊपर किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर शक हो जाता तो उसको 2 साल के लिए अरेस्ट करके रख सकता था। साल के पहले, एक दिन पहले छोड़ भी देते उस पुलिस वाले पे कोई केस नहीं चलेगा। मतलब 2 साल के लिए आपकी 2 साल की लाइफ का तो बैंड बजा देंगे अथॉरिटीज। तो ये इसके अगेंस्ट हुआ। तो फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया 6 अप्रैल को पूरे इंडिया में इसके लिए प्रोटेस्ट रैलीज ऑर्गेनाइज की। रैलीज होने लगे, जगह जगह रैलीज हुई। फिर रैली में कुछ लोगों ने रेलवे लाइन उखाड़ दिए, कोई टेलीग्राफ, उस समय का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टेलीग्राफ को डिस्ट्रॉय कर दिए। और फिर अमृतसर में पुलिस ने फायर कर दिया। फायर के अगेंस्ट में इंडियंस की तरफ से भी और प्रोटेस्ट हुए। और इस तरह अंग्रेज और इंडियन अथॉरिटी, इंडियंस के बीच में, ब्रिटिश अथॉरिटीज के बीच में दंगे जैसे हालात बन गए। और इस दंगे को कंट्रोल करने के लिए उस समय जो ऑफिसर था वो काबिल नहीं था। तो एक नए ऑफिसर को बुलवाया गया जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने आते से लॉ लगा दिया, मतलब कर्फ्यू लगा दिया पूरी सिटी में। लॉकडाउन जैसा सिचुएशन, कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उस समय, आज तो हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, चीजें हम तक पहुंच जाती है, न्यूज चैनल्स है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। और जब ये लॉकडाउन वहां पे लागू, मार्शल लॉ लागू हो गया अमृतसर में, तो वो बैसाखी का सीजन था, फसल के काटने का समय था। किसानों के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। और अमृतसर में बैसाखी का मेला भी होता है। तो मेले में आसपास के लोग भी बहुत आए थे। और जलियांवाला बाग एक जनरली ग्राउंड था। लोग उसमें अपने टेंट बना के, छोटे मोटे टेंट बना के, जो लोग बाहर से आए थे वो रह रहे थे। और लोकल जो लोग थे अमृतसर में जलियांवाला बाग के आसपास रहने वाले भी, वो भी वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे। और कुछ गांधी जी के सपोर्टर्स जलियांवाला बाग में, ताकि भीड़ होती है वहाँ पे, भीड़ को
इस रौलट सत्याग्रह में लाने के लिए कन्विंस करने के लिए आए थे। तो ये सब एक्टिविटीज वहां चल रही थी। अंदाजा इमेजिन कर लो, वो लोग हैं जो गांव से अपने फैमिली के साथ, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेके, जो किसान आया है शहर में अपना माल बेचने के लिए बैसाखी के मेले में, हो सकता है वो ब्रश कर रहा होगा, उसके बच्चे खेल रहे होंगे, उसकी वाइफ चाय बना रही होगी, चाय या फिर जो भी मॉर्निंग में दूध वगैरह सब कर रहे होंगे। अचानक जब ये हो रहा था, जनरल डायर अंदर आया और बिना कुछ बताए, बिना वार्न की सीधे फायर शुरू कर दिया। तो उसमें कुआं था, सूखा कुआं, उस कुएं में पानी नहीं था। लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदे, और इतने सारे लोग कूदे कि जो पहले कूदे उनके ऊपर दूसरे कूदे, तो पहले जो जंप किए वो तो उनकी डेथ हो गई। दीवार में कोई रास्ता नहीं था, दीवार बड़ी थी, काफी लोग दीवार पे चढ़ के भागने की कोशिश करने लगे। जिनकी हाइट थी वो तो एटलीस्ट कोशिश कर पा रहे थे, लेकिन जो चढ़ने वालों को पहले प्रेफर करके गोली मारी जा रही थी। और निशानी जो अत्याचार, क्रूरता, अंग्रेजों की क्रूरता की निशानी आज भी वहां देखने को मिलती है। और जब इतना वायलेंस हुआ तो ये मूवमेंट कमजोर पड़ गई। फिर जब अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया इसको, तो जहां जहां इंडियंस मिलते अमृतसर में, इंडियंस को बोला जाता अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने घुटनों पे चलो, जहां दिखे उनको सड़क पर चल रहे, उनको चाबुक से पीटा जाता। इस तरह अंग्रेजों ने बदला लिया इंडियंस से, जो उन्होंने जलियांवाला बाग के बाद जो दंगे हुए, उस दंगों का बदला लेने के लिए। और गांधी जी को समझ में आ गया कि इंडियंस को पूरे इंडिया लेवल पे लेके मूवमेंट करना अभी सही नहीं है। मिलके अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली थोड़े से बड़े भाई थे और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। तो ये वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका था, और अंग्रेजों के अगेंस्ट जो एक्सिस पावर्स थे, उसमें टर्की भी एक कंट्री था। और टर्की के जो राजा थे उनके पास दो पोजीशंस थी। एक तो वो टर्की के पॉलिटिकल हेड थे, और उस समय दुनिया में मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड थे। तो अली ब्रदर्स का मानना था खिलाफत, खिलाफत मतलब पर्सन की डिग्निटी मेंटेन करो। तो ये ब्रिटिशों पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए गांधी जी ने सोचा इस मूवमेंट को भी अब अगली जो मूवमेंट करेंगे उसमें ये। मैं तुम्हारे क्वेश्चंस देख लेता हूँ। सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऊपर चले जा रहे थे। जब वो एंटर हो रहे थे तो आप आसपास के लोग चलना कि ब्रिटिशर्स आ गए। अरे बाबा, किसको लगता है ऐसा कि ये लोग आके सीधे बंदूक के लेके आएंगे? अब हम भी घर से बाहर निकलते भी लॉकडाउन में पुलिस वाले डंडा लेके आता सीधा पीटना शुरू कर देते हैं क्या? नहीं, पहले रोकते, पहले बात करते, आपके समझाते, आपके वो छोड़ देते। नहीं समझा पाए तो फिर आपको जाने के लिए बोलते। जब आप उनसे बदतमीजी करेंगे तब जाके आपको केस बनाते हैं यार। आप जब उनके ऊपर वायलेंस करो तब वो पीटना शुरू करते हैं। पीटना ही बहुत बड़ी बात है, गोली चलाना तो किसी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते इतने जल्दी कोई गोली चला देगा। ये क्या बोलेंगे उसको, क्रूरता थी जनरल डायर की। टू नो, क्षितिज, अरे यार सब यूजलेस कमेंट। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा गांधी इन सत्याग्रह? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा गांधी इन सत्याग्रह? वो पर्सन है विच इज लाइक इंजन इन द व्हीकल। लोग जमा क्यों हुए? अरे पता नहीं था ना लोगों को, कहाँ न्यूज़पेपर, लोगों को कहाँ इतना पढ़े लिखे लोग थे पढ़ के समझ ले, वायरल नहीं हो पाती चीजें। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रॉयलेट एक्ट एंड सत्याग्रह पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया? हाँ, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। लोगों में धीरे धीरे ये अवेयरनेस आनी शुरू हुई कि अंग्रेजों से अब खामोश बैठ के काम नहीं चलेगा। हम उसे हथियारों से लड़ नहीं सकते, ताकत से लड़ नहीं सकते, लेकिन लड़ना जरूरी है। तो क्या करेंगे? ताकत से लड़ नहीं सकते, लड़ना जरूरी है, सत्याग्रह इज द ओनली ऑप्शन देन। तो बहुत सारे लोग, इसलिए ये अवेयरनेस है कि अब हमें सत्याग्रह करने की जरूरत है। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ फ्रॉम द नेशनल कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? मीन्स श्रेष्ठा, इट इज नॉट नेशनल कोऑपरेशन, इट इज नॉन कोऑपरेशन। चौरी चौरा घटना मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी हम यही रुकते, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए हम फिर लाइव स्ट्रीम करेंगे। इज इट ओके, और डू यू वांट टू कंटिन्यू नाउ? हम एक काम करते हैं, हम रेगुलर जो पीरियड चल रहे हैं हमारे सुबह वो भी करेंगे, और रोज या हर एक दिन के 8 2 दिन के आधे आधे घंटे का इस तरह का नॉर्मल हिंदी में कम्युनिकेट भी करके तो चलेगा। टाइप यूज लो। हाँ यार, प्लीज डोंट टाइप अननेसेसरी थिंग्स। रुक जाए, कल शाम में रेगुलर जो टाइम है वो तो चलता रहेगा हमारा। इट्स नॉट ओके। स्वयं, व्हाट्स नॉट ओके बेटा? रेगुलर स्ट्रीम करेंगे। नो इट्स ओके। कंटिन्यू। ठीक है, एज ऑफ नाउ विल टेक पॉज हियर। तुम लोग बताना, डिस्कस करना, मुझे बताना पर्सनल चैट में, मुझे बताओ कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम। हम अभी रुक जाते हैं, रेगुलर क्लास में पहले क्लियर करेंगे। 2 से 3 लाइव स्ट्रीम में मैं ये पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। एज ऑफ नाउ हम रुक जाते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ।
कल शाम में हम टाइम डिसाइड करेंगे, उस टाइम पे तुम बताओ मुझे, हम लाइव स्ट्रीम हो